जिस पीरियड में इंसान यानी मैन स्टोन और कॉपर दौर को यूज कर रहा था उस पीरियड को बोला गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसमें आपको हड़प्पा दहराम सानी 1921 याद रखना चाहिए, मोहनजोदाड़ो याद रखना चाहिए, कालीबंगा याद रखना चाहिए, लोथल याद रखना चाहिए। चार आप याद कर लो। ईयर इज सर कीमती पत्थर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आज के देश में। देखिए आप राशिया नहीं पहनते लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं मोती जरूरी है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग मैराथन को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैराथन तो एंजॉय होने वाली चीज है ऐसी, क्योंकि यूट्यूब पे हो रही है ना, मजा भी आता है। वाइडर ऑडियंस में आप लोगों को इंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है। बहुत सारे एक रफ्तार अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें करवाए जाते हैं। तो मैं भी एक कॉन्सेप्ट लेके आऊं यार, ये क्लास भी पढ़ लो, मेरी भी मैराथन आएगी। बट उससे पहले मैं एक अच्छी सी बेहतरीन सीरीज की शुरुआत कर चुका हूं आज इस क्लास के साथ। नाम है ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड, यानी कि आपकी बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर यहां करवाए जाएंगे। प्रॉब्लम थी क्लास में, 9th क्लास में 10th क्लास की बुक को पढ़ाए जाना। 9th क्लास के जितने टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ को छोड़ना, कुछ को पकड़ना। बुक में बहुत कुछ है, टीचर ने कुछ कराया, जोगिंदर सर ने कुछ कराया, पर पूरी बुक कवर नहीं हुई। क्योंकि जोगिंदर सर ने एक बात कही कि हम आईसीएसई सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल सही बात है, बट मैडम उसके बाद एक्स्ट्रा दे रही है, हम क्या करें? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ये वाली सीरीज ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड। आपकी बुक में जो कुछ भी है, जो कुछ भी टॉपिक है, वो सारे कवर कराए जाएंगे। तो तैयार हो वो सारी सीरीज जो आपको आपकी बुक का A to Z पॉइंट को याद कराने वाली, ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड। इस सीरीज में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आएंगे। मतलब आएंगे, खत्म बात। और ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको लगता है कि सर मतलब ये भी आ सकते हैं, वो भी बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे। आप सभी को मालूम है, अगर हम आईसीएसई का सिलेबस देखें, अगर आपने आईसीएसई का सिलेबस देखा प्लस उसके बाद अगर आपने कोई भी प्रीवियस पेपर देखा, तो आपको एक जानकारी होगी कि यहां से 3 नंबर 4 नंबर, मतलब मैक्स टू मैक्स 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, और मिनिमम जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, बीच में 3 भी है। 2, 3, 4 यही सीक्वेंस में याद करना है। किसी भी पॉइंट को 5 पॉइंट तक याद हो जाए तो बेहतर है, 4 हो जाए तो चलेगा, क्योंकि उतना ही करना है भाई, सिंपल सी बात है। तो शुरुआत करते हैं फटाफट। क्लास का जो ड्यूरेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड है, लगभग 45 मिनट्स के आसपास हम इस क्लास को करने वाले हैं। ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड है भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है। सो फटाफट से आप लोगों को जब इसको देखोगे तो कमेंट में एक चीज और बताना, मजा कितना आया। मजा बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी लेक्चर को देखते समय, ऐसा मजा एकदम ठीक है। तुम क्या क्या कवर करेंगे? सोर्सेस कवर करने वाले हैं, जिसमें ग्रेट बाथ, सिटाडेल, सील्स, बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड स्क्रिप्ट, उसके अलावा ओरिजिन, एक्सटेंट, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से, देरी किस बात की। शुरुआत में इनिशियली इंसान जो है स्टोन टूल्स को यूज करता था। जो टूल्स थे वो स्टोन यानी पत्थर के बने हुए थे। अभी कोई मेटल ही नहीं था। जब मेटल ही नहीं था तो पत्थर था, पत्थर जैसा दिमाग, पत्थर जैसी काम करते थे भाई सब, थोड़ा ताड़ी ऐसी चलती थी। तो इनिशियली स्टोन टूल्स होते थे। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उसे पता चला कि यार संसार में ये कहां है। कहीं किसी रास्ते चलते उसे कोई मेटल मिल गया, पैर टकराया, पैर में चोट लग गई, करा ये चीज बढ़िया लग रही है। देखा तो पता चला कि वो मेटल है। तो उसको जो पहला मेटल मिला वो कॉपर था। अब यानी स्टोन टूल से सीधा कॉपर की उसको इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टोन के जो इक्विपमेंट थे, इंप्लीमेंट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड अलोंग विद कॉपर। अब कॉपर तो है ही है, पत्थरों को एकदम थोड़ी छोड़ सकते भाई। कॉपर का यूज प्रॉपर नहीं पता ना उस समय। कॉपर है, अच्छा ठीक है, मेटल है, ठीक है, ये भी उसको पत्थर की तरह यूज कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं। अब ये कहां से प्रूफ मिले? इनमें से कुछ बच्चों को ऐसा भी लगेगा जब बच्चे शुरुआत में देखेंगे, ये सब बच्चे में आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, हिस्टोरियंस बताते हैं, इतिहास की जो पढ़ाई करते हैं, इतिहासकार होते हैं, उन्होंने उस समय पढ़ा, आगे की जनरेशन को बताया, देन आगे देन आगे देन आगे, अब हमारे आगे आ गया। तो बहुत लंबे समय तक स्टोन और कॉपर दोनों यूज होते रहे। जिस पीरियड में इंसान यानी मैन स्टोन और कॉपर दौर को यूज कर रहा था उस पीरियड को बोला गया चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, ध्यान रखना इस पीरियड में कॉपर का यूज हुआ है। अब कॉपर के टूल्स आ चुके हैं, स्टोन के टूल्स भी यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये पीरियड एक स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे इंसान ने कुछ और टेक्नोलॉजी सीख ली। जब उसको पता चला कि यार और भी मेटल्स है। अब इंसान को क्या होता है ना, जब दो चीजें मिल जाए तो उसके दिमाग में कीड़ा जागता है कि तो इसको मिक्स करके भी देख लेता हूं। समझ रहे, इसको मिक्स करके देख लेता। आपके पास के चावल रखे, दही रखी है, इंसान को पता है इसको मैं अलग से खा रहा था अभी तक चावल का,
अब दही जब डिस्कवर होगी तो क्या इसको मिक्स करके दे तो क्या पता और स्वाद आ जाए। तो ऐसे ही इन्होंने आर्ट ऑफ मिक्सिंग सीखी और कॉपर को जब टिन और जिंक के साथ मिलाया तो एक नया मिक्सचर, एलॉय मींस क्या होता है मिक्सचर, दो चीजों का मिक्सचर बना जिसे हमने कहा ब्रोंज। तो ब्रोंज किसका मिक्सचर था? कॉपर में टिन और जिंक को मिला देना, ब्रोंज बन गया। अब भाई जब ब्रोंज मिल गया तो एक बार इनको पता चली कि ये तो ज्यादा हार्ड है, कॉपर से भी ज्यादा हार्ड, मस्त चीज एकदम, एंड मोर डक्टाइल, लचीला भी था देन कॉपर। सो वहां से जो उनको पता चला कि अब हमको टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए एक ऐसा मेटल मिल गया है जो ताकतवर भी है प्लस डक्टाइल भी है। अब भाई साहब चल रहे हैं वेपन सब बनने लग गए हैं, सब चीजें बन रही हैं। सो क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रोंज इन द फर्स्ट सिविलाइजेशन, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें ब्रोंज का काफी रोल रहा है। टूल्स बने, इक्विपमेंट्स बने, बर्तन बने, है ना, हथियार बने, बहुत सारी चीजें बनी। तो इस सिविलाइजेशन को जब ब्रोंज जहां पर ज्यादा यूज हुआ उसे बोल दिया गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां पर आप स्टोन से कॉपर, कॉपर से ब्रोंज कैसे आए, कॉपर साथ में ना, कॉपर तो मिक्स हो रहा है तो कॉपर कहीं ना कहीं रहा, कॉपर का रोल है, पर अब वो मिक्स होके आ रहा है तो ब्रोंज में आ गए। अब आपको यहां पर ये सोचना होगा कि सर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि वो ज्यादा हार्ड और ज्यादा डक्टाइल था, तो कॉपर से कहीं ना कहीं लोग शिफ्ट हो गए। 2500 बीसी तक ऐसी 4 सिविलाइजेशन में पता चलती है, डायरेक्ट नाम याद करना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया पाकिस्तान में थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मॉडर्न इराक में थी, चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि रिवर यांगते और इनके पास थी, एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि नाइल रिवर इजिप्ट में थी। 4 सिविलाइजेशन 2500 बीसी तक हमें पता चल गई थी। बात करते हैं अपनी सिविलाइजेशन, अपने हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन की नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को पहली सिविलाइजेशन माना जाता है कहां पर? नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आई थी। उस समय हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब एक जैसा ही था, सब एक ही था, क्योंकि बंटवारा थोड़ी हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन सोचो कब की बात है, हड़प्पा की जो डिस्कवरी है वो 1921 में हुई थी बच्चे। हड़प्पा की जो डिस्कवरी है वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कहां हुई थी? सीधा सीधा नाम याद रख सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ। वेस्ट पंजाब जो है, जब उस समय डिवीजन तो हुआ नहीं था, आज पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है वो जगह वेस्ट, समझ लो ना, वेस्ट पंजाब क्या, ये पंजाब है तो हमारी तरफ वाला ईस्ट पंजाब हो गया, उधर वाला वेस्ट पंजाब हो गया जो पाकिस्तान में चला गया। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? बहुत बेसिक सी बात है, इंडस एक रिवर का नाम है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के आसपास ही है। अभी के लिए ये जान लो, अभी तो बताएंगे भाई सब, ठीक है। बिकॉज सम ऑफ इंपॉर्टेंट साइट्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ रिवर इंडस। हड़प्पन एक सिविलाइजेशन है, हड़प्पन में बहुत सारी साइट्स थी, उसकी कुछ साइटें इंडस नदी के किनारे थी, तो वहां से इनडायरेक्ट एक नाम निकाल दिया गया कि ये सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, एंड हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट साइट्स, यानी सिविलाइजेशन में बहुत सारी अलग अलग जगह थी, लोथल, भोगवा, रंगपुर, है ना, कालीबंगा, बनावली, ये सब जगह है। ऐसी ही कुछ जगह इंडस नदी के किनारे थी, इसलिए बोल दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ये है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, ये आपकी फोटो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब ये सारी एरिया जो इंडस नदी के पास स्टैब्लिश थे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द 20th सेंचुरी वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। व्हाई वी आर कॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। क्यों था? बिकॉज इस समय तक, जब तक ये डिस्कवर नहीं हुई थी, ये माना जाता था कि, क्या माना जाता था? इंडिया की जो हिस्ट्री है, हड़प्पा वड़प्पा तो हमको मालूम ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं इस समय तक, जब तक ये खोजी नहीं गई उस समय तक ये माना गया कि आर्यंस की वजह से ही ये सब सिविलाइजेशन खोजी जा रही हैं। सो हाउएवर द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन, भाई भारत की खोज होगी, भारत की इतिहास, भारत के सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो आर्यंस ने की, आर्यंस ने खोज के दिया। बट जब हमने हड़प्पा को खोजा तब हमें पता चला कि हड़प्पा उतनी ही पुरानी है जितनी अदर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी जो वर्ल्ड में थी, जैसे कि आपकी मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इजिप्शियन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ही टाइम पीरियड की ही सिविलाइजेशन है हड़प्पा। आर्यंस आए बहुत बाद में, तो आर्यंस कहां से आए भाई? हड़प्पन सिविलाइजेशन उनसे भी पहले की है, इतनी पहले की जब इजिप्शियन और मेसोपोटामिया थी। जब आप ये कह रहे हो कि इजिप्शियन मेसोपोटामिया बहुत पुरानी है और आपने डिस्कवरी करके देखा कि उसी के जैसी चीजें यहां पर है, तो इसका मतलब ऐसी है। भाई आपकी शक्ल का बच्चा अगर कहीं और मिले और उतनी हाइट का, उतनी एज का हो, तो वो आपके टाइम पे ना पैदा हुआ होगा। वैसी ही बात यहां पे थी। तो ये अपनी इंडस सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान के आसपास चली गई,
ये मेसोपोटामिया एंड ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब एक समय की ही सिविलाइजेशन है। अब बात करते हैं सोर्सेस की। सोर्सेस में सबसे पहला आता है ग्रेट बाथ। ये कहां था? सिंपल सा याद रखेंगे, ये कहां था? ये था सिटाडेल में। सिटाडेल क्या है? सिटाडेल क्या है? एक अपर प्लेस है, हम ये कह सकते हैं एक ऊंची जगह है, ऊंची जगह है, एक शहर है, एक शहर है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। यहां पर आम आदमी रहता है, यहां पे खास आदमी रहता है, खास आदमी रहता है तो यहां पे ट्रेड भी होता है, यहां पे ट्रेड भी यहीं से चलता है, यहां पे ग्रेट बाथ भी यहां पर है, यहां पर ग्रेनरी भी, यहां पे ग्रेनरी क्या होता है? जहां पे हम दाल चावल अनाज को स्टोर करके रखते हैं, ये सब यहां पे। और इस सब अपर टाउन के आसपास एक वॉल क्रिएट है, बड़ी सी दीवार। किस लिए होगी? कल को छोटे इलाके में अगर बाढ़ आई तो बड़े इलाके तक वो ना पहुंच पाए, अनाज सड़ ना पाए, बिजनेस ठप ना हो जाए। तो आते हैं ग्रेट बाथ पे। ये अपने जमाने की लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग थी, क्योंकि यहां पे आम आदमी आ जा सकता था। कहां पे डिस्कवर हुई? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर हुई। ठीक है, कैसा था ये ग्रेट बाथ? एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था बच्चे, ऑन ऑल फोर साइड्स। अब देखते हैं भी एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक जिसके आसपास जो है बरामदे बने हुए हैं। मतलब ये ऐसे टैंक हो गया, इसके आसपास जो है बरामदे बने हुए हैं। दो सीढ़ियां भी जाती हैं, एक नॉर्थ से एक साउथ से, एक नॉर्थ से एक साउथ से, लीडिंग इनटू द टैंक, जो इस टैंक की तरफ जाती है, इस टैंक की तरफ जाती है। नॉर्थ से साउथ से दो स्टेयर्स जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो टैंक है, नहाने का है, तो पानी भी होगा। पानी किधर से आ रहा है सर? पानी आ रहा है पास में ही एक अटैच्ड कुएं के साथ से, एक बगल वाले कमरे में कुआं है, वहां से पानी आता है। सराउंडिंग द बाथ, इसके आसपास बरामदे हैं, कमरे हैं, रूम है, सीढ़ियां हैं, रूमों तक जा रही हैं, वो सब भी चीजें यहां पर है। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि जो रूम इसके आसपास बने हुए थे वो किस लिए थे? फॉर द मेंबर्स ऑफ सम काइंड ऑफ प्रीस्टहुड, पुजारी लोग यहां रहते थे। बट कुछ लोगों का मानना था कि ये किस लिए थे? फॉर चेंजिंग क्लॉथ। मुझे लगता है कि सेकंड वाला ज्यादा बेटर होगा। यार पूल के किनारे कमरे जो है, पुजारी बैठ के वहां क्या उनसे पूजा करेगा? वहां मुझे ऐसा लगता है कमरे चेंज, मतलब कपड़े चेंज करने के लिए बने होंगे ना, जैसे आज वो स्विमिंग पूल में होते हैं। कौन सा पुजारी है कि वहां पे बैठने वाला है? आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रेट बाथ के बाद सिटाडेल। सिटाडेल यानी वही एक शहर का ऊंचा इलाका, एक शहर का ऊंचा इलाका जिसे सिटाडेल कहा जाता था। यहां पे राजा और कुछ उसके खास लोग रहते थे। इस सिटाडेल में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, ये सब यहां होते थे, ये सब जो है यहां पर होते थे। ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं, सील्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सील्स। सील्स यानी मोहर। मोहर समझते हो ना, हर एक की स्टैम्प जो होती है। सील्स हड़प्पा ने बहुत ज्यादा यूज की थी और लगभग 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 2000 सील्स जो है वो डिस्कवर की गई। इन सील्स में वन हॉर्न बुल, बफेलो, टाइगर, गोट, एलिफेंट एंड राइनोसोरस जैसी पिक्चरें होती थी उस सील पर। कहीं पर वन हॉर्न राइनो की पिक्चर की सील, हाथी की सील, टाइगर की सील, बकरी, ये सब सीलें जो है वहां पर हुआ करती थी। ठीक है, अब ये सील्स में कैसा मेटेरियल यूज होता था सर? इन सील्स में जो मेटेरियल यूज होता था बच्चे, वो यूज होता था टेराकोटा, स्टेटाइट, अगेट एटसेट्रा, इस तरीके का। ज्यादातर सील्स जो वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी या स्क्वायर शेप की होती थी। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और कुछ जो है वो सर्कुलर शेप की भी हुआ करती थी। ये आपकी सील्स की फोटो है। सील्स में एक सील पशुपति शिव की भी मशहूर थी। वो शिव 3 मुंह वाले शिव थे, यानी 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस, जो कि क्रॉस लेग करके बैठे हुए थे योगी की जैसी मुद्रा में, जिनके आसपास हाथ और 2 डियर और राइनोसोरस उनके पैरों के आसपास बैठे हुए थे। इसे पशुपति महादेव के नाम की इमेज से जाना गया, क्योंकि ऐसे पशुपति महादेव थे जिनके आसपास जानवर ज्यादा प्रिय थे। एक यूनिकॉर्न सील भी थी। यूनिकॉर्न आपने वो टेडी बियर टाइप देखा हो, टेडी बियर नहीं, खिलौना आता है, वो एक्चुअली क्या है, वो मिथिकल बिलीव्स वाला है। मतलब ऐसा एक्चुअल में कोई जानवर होता नहीं है, मिथ है, बस मिथ है कि होता होगा, जादुई चीज मान ली। सील्स जो है ज्यादातर कॉमर्स में, ट्रेड में यूज होती थी। इनका यूज ट्रेडर स्टैंप पे, गुड्स पे स्टैंप मारने के लिए करते थे। एक बैग लिया, उसको रस्सी बांधी, उसके ऊपर क्ले लगाई और उसके बाद सील लगा देते थे। सील इस बात को इंश्योरिटी करता था कि माल जो है कहीं से टेम्पर्ड नहीं हुआ, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हुई, क्योंकि सील टूटी मतलब काम खत्म। सो इट वाज इफ द बैग रीच टू डेस्टिनेशन, और सील सही है
तो ऐसा माना जाता था कि माल ठीक है, एंड सील जो कई बार आपके सेंडर की आइडेंटिटी को भी आइडेंटिफाई करता था। मान लीजिए मेरी एक सील होगी तो मैं जोगिंदर सिंह चाहर नाम से सील बनाऊंगा, किसी और की सील होगी तो कोई किसी और नाम से बनाएगा, राइट। आकाश श्रवण की सील हो तो आकाश श्रवण नाम से बनेगी, जोगिंदर नाम से थोड़ी बनेगी, तो जोगिंदर की सील हुई। बात करते हैं बियर्डेड मैन की। ये इनकी भी डिस्कवरी मोहनजोदाड़ो से हुई है। इनके कंधे पर एक शॉल, लेफ्ट हैंड पर जो शोल्डर पर, एंड आईज जो वो आधी बंद है। आधी बंद किसकी होती है? जो तपस्या में रह रहा होता है, ऐसे ऐसे एज इफ स्टेट ऑफ मेडिटेशन में है। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये एक योगी की या पुजारी की पिक्चर हो सकती है, क्योंकि यही लोग तपस्या में बैठते हैं, ऐसा इनका मानना था, राइट। ऐसा जो है इनका मानना था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये पिक्चर आपको लोगों के सामने है। डांसिंग गर्ल, अभी भैया एक लड़की है, ये आपने पिक्चर देखी है। अगेन ये भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। ये एक मास्टरपीस है, एक नमूना है, बेहतरीन सी आर्ट एंड हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ स्कल्पचर में। क्यों है हाई डिग्री ऑफ स्कल्पचर में? इस तरह की मूर्ति उस समय बनाना, स्कल्पचर क्या होता है? मूर्ति बनाना, पत्थर की बना लो, मेटल की बना लो, एक बेहतरीन सी आर्ट है। सेकेंडली, इस पिक्चर का जो राइट हाथ है वो कहां पर है? राइट आर्म ऑफ द डांसिंग गर्ल रेस्ट इन द हिप, हिप पर है। लेफ्ट आर्म कहां पे है? बैंगल से हैवी भरा हुआ है, देख लीजिए आप। एंड इट होल्ड्स अ स्मॉल बाउल, स्मॉल बाउल, एक छोटा सा कटोरा पकड़ा हुआ है अपने। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना भाई? समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक अच्छा नहीं, जब तक बच्चे ने समझा नहीं, किसी भी चीज को चाहना तभी चाहना जब वो आपको इंटरेस्ट दे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? अरे जिसको हम पसंद ही नहीं उसको पास लाके भी क्या करना? हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री को पास लाएंगे, नहीं है तो पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। क्या हर जगह थोड़ा आस्की चलता है? चलिए, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड उस जगह को कहते हैं जहां पे आपके शिप्स खड़े रहते हैं, बोट्स खड़ी रहती हैं, जस्ट लाइक उनका रेस्टिंग प्लेस। जैसे गाड़ी गैराज में खड़ी होती है, शिप्स डॉकयार्ड में खड़ी होती है। ये लोथल में मिला, जो कि गुजरात में है। ऐसा माना जाता था कि ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, पूरे संसार का। इस डॉकयार्ड के आसपास एक बड़ी सी दीवार थी, वो इसलिए थी ताकि आपको प्रोटेक्शन दे सके अगेंस्ट फ्लड्स, प्रोटेक्शन दे सके अगेंस्ट फ्लड्स। ठीक है, डॉकयार्ड जो है पक्की ईंटों से बना था, बेग्ड ईंटों से बना था। एंड किससे कनेक्टेड था? गल्फ ऑफ कैम्बे। गुजरात की तरफ ही आप जाएंगे, कच्छ और के नीचे थोड़ा सा जाके देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ कैम्बे मिल जाएगा। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। हड़प्पन लोग स्क्रिप्ट का यूज करते थे, ऐसी स्क्रिप्ट जो पिक्चर बेस्ड होती थी, मतलब लिखते थे तो पिक्चर्स पे बेस्ड लिखते। सोचिए आपको लिखना हो, हड़प्पा लिखना हो तो कोई उसकी पिक्चर बना ली, मोहनजोदाड़ो लिखना हो उसको कोई पिक्चर बना ली, इस तरीके से लिखते थे। बहुत सारे साइंस का यूज करते थे इसमें, बर्ड्स, फिश और बहुत सारे ह्यूमन फॉर्म, हाथ वाथ इशारे ऐसे करते थे। इनके जो साइंस थे लगभग 400 के बीच थे भाई साहब, 375 से 400 के बीच ये सिंबल्स का यूज करते थे। कितने सारे सिंबल्स। बहुत इनकी जो स्क्रिप्ट है, टूल्स पे, जो बड़े बड़े जार्स होते हैं, जार समझते हो ना, वो जो अचार कैसे आते हैं, उन पर, कॉपर टेराकोट टैबलेट्स पर, ज्वेलरी पर, यहां सब पे लिखते थे। और जो उनकी लिखाई का तरीका था, दैट वाज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अच्छा खासा स्पेस छोड़ते थे राइट की तरफ। जैसे ये मैंने स्पेस छोड़ा, ऐसे ये स्पेस छोड़ते थे। तो हमें इस स्पेस से पता चला कि ये लोग इधर से लिखते थे। सोचो इधर से लिखते तो इधर से स्पेस छोड़ते। भाई जनरली जब किसी को लिखना होता है तो वो जहां से पन्ना के पेज की स्टार्टिंग होती है वो वहीं से लिखना शुरू कर देता है। स्पेस वो इंसान छोड़ता है जिसको ये हो कि भाई यहां कुछ सिंबल बनाना पड़ जाए, और वो लिखेगा तो उससे पता चल जाता है हैंडराइटिंग कि राइट टू लेफ्ट लिखा गया, लेफ्ट टू राइट लिखा। इस तरीके से सिंबल्स का यूज करते थे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ओरिजिन दो फॉर्म में माना गया है। कुछ लोगों का कहना यह था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुई है, जो ये बनी है, ये फॉरेन लोगों की तरफ से बनी है, फॉरेनर लोगों ने बनाई है। वहीं कुछ का कहना था कि इंडियंस की वजह से ही बनी है, इंडियंस में भी खासकर गांव के लोग, जब गांव का इंसान शहर आया तो शहर बनने लगे, ऐसा कहना है। तो देखते हैं, कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये जो सिविलाइजेशन वो इसलिए बनी है क्योंकि सडन माइग्रेशन पीपल विद एन अर्बन सिविलाइजेशन टू द इंडस बेसिन। कुछ लोग जो है सडनली शहर के लोग बाहर से, जो बाहर के देश थे, वहां से आके यहां बने बैठे, तो ये सिविलाइजेशन इंडस नदी के पास आके वो रुके, तो ये सिविलाइजेशन बन गई। कुछ स्कॉलर्स का मानना यह था कि ये जो सिविलाइजेशन है दैट वाज एन ब्रांच ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मतलब मेसोपोटामिया से लोग आए और यहां बैठे इंडस नदी के किनारे, तो ये सिविलाइजेशन बन गई। बट जब
हमने इस सिविलाइजेशन को, जमीन को खोदा, जब हमें चीजें मिलती थी तब हमने ये देखा कि यार इस सिविलाइजेशन और उस सिविलाइजेशन में बहुत फर्क है। अगर वहां का आदमी यहां आया है तो अपने साथ चीजें लाया होगा, अपने साथ वो थिंक, भाई अगर वहां कुछ खाना खाता हो तो उसने यहीं भी तो वही खाना खाया होगा ना, वहां कुछ बनाया हो तो वैसी चीजें सेम यहां बनाएगा, बट ऐसा कुछ मिला नहीं, तो डिफरेंस था। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन से ऐसे तो नहीं बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिजिनस क्या था, घरेलू बात क्या थी। कुछ हिस्टोरियन का मानना यह था कि गांव का आदमी जब अपने साथ कल्चर लेके गया, वो जब जाके शहर बसना शुरू किया तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, विलेज सिविलाइजेशन है नहीं, रूरल सिविलाइजेशन है नहीं। यही कल्चर की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। देखो, इंसान, गांव का आदमी कुछ सीख के गया, वहां जाके थोड़ा डिस्कवरी की, तो वो शहर उन्होंने बना दिए जैसे आज बनते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसमें आपको हड़प्पा, दयाराम सानी 1921 याद रखना चाहिए, मोहनजोदाड़ो याद रखना चाहिए, कालीबंगा याद रखना चाहिए, लोथल याद रखना चाहिए। 4 आप याद कर लो, ईयर इस इन दोनों के इंपॉर्टेंट है बस। 21-22 एक्सटेंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये कहां तक फैली हुई है, तो देखें ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में है। पहली बात, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, लार्जेस्ट एरिया है अपने जितनी भी सिविलाइजेशन थी अमंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जितनी मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, उनमें सबसे बड़ी यही है। सरकोटदा, लोथल, भोगवा, बनाली, पंजाब, पाकिस्तान, गुजरात, यूपी, इन सब जगहों में थी। तो अगर मैप वाइज देखें तो सुटका जेंडर वेस्ट से लेकर आलमगीर इन द ईस्ट, फ्रॉम द मांदा, जम्मू से लेकर नॉर्थ में भगवत रिवर, नर्मदा नदी का, मतलब नर्मदा नदी अगर आप देखोगे तो आपको यहां नर्मदा तापी मिल जाएगी। मतलब ये पूरा एरिया जो है इसका ऐसा था ट्रायंगुलर, ऊपर का एरिया ट्रायंगुलर तो है ही है, ईस्ट में यहां पर जा रही है, वेस्ट में यहां पर जा रही है, और जम्मू यहां मांडा है। तो ये आपको याद रखना है। अब स्टेट की बात करें तो आपके सामने पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ इलाके वेस्टर्न यूपी के थे। तो ये इलाके भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो अगर आपको वो याद ना हो तो। जब इंडिया डिवाइड हुआ तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदाड़ो एंड सुटका जेंडर जो है वो चले गए पाकिस्तान में। सबसे बड़ी साइट हड़प्पा 1921, मोहनजोदाड़ो 1922, दोनों पाकिस्तान में, चन्हुदाड़ो पाकिस्तान में, सुटका जेंडर पाकिस्तान में। बट सम ऑफ द सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया में जो बच गए, मांडा यूपी, बनावली राजस्थान, कालीबंगा, आलमगीरपुर, रंगपुर, रोपड़ पंजाब में जो है, ये हमारे यहां पर बच गए। लार्जेस्ट साइट पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो देखेंगे आप कौन सी हैं, मोहनजोदाड़ो, खुद हड़प्पा, कालीबंगा एंड लोथल, ये सबसे बड़ी साइट्स है। ध्यान रखना, HMKL, 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 एल तो वही मतलब लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, यही साइट सबसे बड़ी साइट्स है। तो ये पूरे इलाके में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ये सारे आपके पास इलाके हैं बिफोर पार्टीशन। दो मोस्ट इंपोर्टेंट साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो आप देख लीजिए कौन सी है। और हड़प्पा इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब में है, दूसरी मोहनजोदाड़ो है जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध अब जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, ठीक है। हड़प्पा, दो मोस्ट इंपोर्टेंट हड़प्पन सिटीज जो है, हड़प्पन सिटी कौन सी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, खुद हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा कहां है, पंजाब में है। कौन से इलाके में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहां पर है। मोहनजोदाड़ो का है लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, सिंध बलूचिस्तान उस तरफ चली गया है। ये जो दोनों सिटीज हैं दे आर जॉइंड और लिंक्ड बाय द रिवर इंदस एंड हेंस द नेम ऑफ सिविलाइजेशन इज द इंदस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बीच में इंदस नदी है, इसलिए इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। दो सिटी पता चल गई, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तीसरी आइए क्या बताई थी भी, चन्हुदाड़ो। ये कहां है, लगभग मोहनजोदाड़ो से, अगर यहां मोहनजोदाड़ो है तो इसे 130 किलोमीटर नीचे यहां पर है, 130 किलोमीटर साउथ में है यहां पे। ठीक है, और देखते हैं फोर्थ सिटी कौन सी बताई थी, लोथल, वो कहां है, गुजरात में है। फिफ्थ सिटी एक और सीख लीजिए, एक और बताई थी, के से कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। बस इतना ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सिक्स्थ सिटी, एक और नाम याद कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे अगर मैं ये कहूंगा 5 सिटी के नाम जो मैंने HMKL बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, वहीं तक कर लो तो भी ठीक है। मन करे तो फिफ्थ और सिक्स्थ भी याद कर लेना, कालीबंगा एंड बनावली। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मोहनजोदाड़ो के हड़प्पा के जो भी बचे हुए पार्ट है उससे यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कवर कर दिया, मतलब एक ऐतिहासिक विरासत घोषित कर दिया है 1980 में। मतलब अब ये ताजमहल जैसे स्टेटस पे आ चुकी है। दोनों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के दोनों नदी के किनारे पर है। मोहनजोदाड़ो
इंदस नदी की राइट साइड है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे लेफ्ट साइड पे है। दोनों की दोनों 5 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। दोनों के दोनों ग्राउंड जो है, ग्राउंड प्लेन्स जो है उनमें क्या इंक्लूड था, ग्राउंड प्लेन मतलब जमीन पे क्या क्या था, स्ट्रीट अच्छी हो, पानी का निकास अच्छा हो, है ना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, ब्लॉक्स ऑफ हाउसेस ना हो कहीं पे भी, मतलब हाउसेस के ब्लॉक्स इस तरीके से बनाए गए कि मतलब कहने का मतलब ये कि हाउस के ब्लॉक इस तरीके से होते थे कि किसी भी को भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, पानी की निकास प्रॉब्लम ना हो, और लास्ट का जो घर होता था वो कॉर्नर शेप होता था। इस तरीके से ब्लॉक ऑफ हाउस सेम पैटर्न इस तरीके से फॉलो किए जाते थे। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज दोनों में कॉमन थी। इंडोर पानी का निकलना, बाथरूम अच्छे, पक्के पाइप, ये सब नेटवर्क ऑफ ब्रेक लाइन, सीवेज चैनल, पानी का पूरा जाना, सीवेज चैनल, ये सब जो है परफेक्ट रूप से सेम था दोनों में। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं या फीचर्स की बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्बन थी। हर सिटी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। आपको बताया था लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। अपर पार्ट को हम सिटाडेल कहते थे, लोअर पार्ट होता था। सिटाडेल में ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, टाउन असेंबली हॉल्स, राजाओं के घर, इंपॉर्टेंट लोगों के घर वहीं होते थे। जबकि लोअर इलाके में ज्यादातर आम आदमी या काम करने वाला इंसान ही रहता था। मेन स्ट्रीट जो थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। या तो घर कहीं नॉर्थ टू साउथ होते थे या ईस्ट टू वेस्ट होते थे। ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से घर होते थे। द हाउस इज स्ट्रीट कॉर्नर, जो कोने का घर होता था वो कैसा होता था, राउंडेड होता था, ऐसा राउंड होता, जिससे अगर यहां से कोई बैलगाड़ी आ रही तो निकल जाए। अब आप सोचो अगर कोने पे ये घर है, बैलगाड़ी को यूं निकलना हो, रास्ता बहुत छोटा हो, नहीं निकल सकता, अरे इस घर का मैं कुछ हिस्सा से तोड़ दूं तो उसको कर्व शेप में आने में जाने में आसानी होगी। और सुनते हैं, हाउस में जो ड्रेन सिस्टम था वो मेन लाइन से अच्छे से कनेक्टेड था। स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल, ये गली आ रही है, ये मेन रोड जा रहा है, यहां आके करती थी, मतलब ऐसे नहीं रास्ता यूं जा रहा हो, ऐसे कोई रास्ता नहीं। डिवाइडिंग पूरे सिटी राइट एंगल में होते थे, डिवाइडिंग सिटी में रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप दिखता था। तो आप खुद सोचिए अगर पूरी गली यूं आके दिखेगी तो आपको ऐसे 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 ऐसा लगेगा कि भाई कहीं से मेन रोड है, मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप आपको दिख जाएगा। तो ये परफेक्ट प्लानिंग का एग्जाम्पल उस समय का ये बनता है। हाउसेस की बात करें, घर के क्या फायदे थे, घर के क्या फीचर्स थे, तो द रेजिडेंशियल बिल्डिंग जहां पे लोग रहते थे वो प्लान के अकॉर्डिंग बना हुआ था। प्लान ऐसा कि घर के आसपास वॉल बना दो जिससे कि कभी फ्लड आए तो वो फ्लड बच जाए, ठीक है। घरों को जो है ऊंचे इलाकों पर रखा जाता था। गरीबों के जो लोअर हाउस थे वो भी एक तकरीबन फ्लड वाले इलाके से थोड़ा ऊपर होते थे, सिटाडेल तो और ऊपर था। एंड देयर फाउंडेशन वाज वेरी डीप, जो घर की जड़ थी, जो आज घर में आप डीपीसी करते हैं, ईंटों से जो पहले स्ट्रक्चर बनाते वो काफी गहरा था ताकि कल को घर उखड़ ना जाए आसानी से। तो ये चीज घर का एक फीचर। दूसरी बात, घर के साइज में बहुत फर्क था, छोटे से लेके बड़े घर तक। ऐसे भी घर थे जिनमें 12 रूम्स हुआ करते थे, प्राइवेट कुएं थे, अपने अपने टॉयलेट थे, प्रॉपर किचन थी, और घर का ड्रेनेज सिस्टम मेन गली से प्रॉपर कनेक्टेड था। यह घर का फीचर है। एंट्रेंस जो घर की होती थी वर फ्रॉम द छोटी गली से होती थी विच कट द स्ट्रीट एट राइट एंगल्स। ये मेन रोड जा रही है, ये बड़ी है, गली छोटी सी वहां से जाती थी प्रॉपर इस तरीके से। किचन जो है कोने में होती थी, शेल्टर्ड कॉर्नर मतलब जिसके ऊपर कुछ चीजें लगी हो, कल को किचन खुली रहेगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना आप भाई। उसके ऊपर कवरेज होनी चाहिए, किचन में कोई कीड़ा गिर जाए, कोई बंदर आ जाए, कोई बात खाना गिर जाए। एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेंट स्टोर रूम्स एंड वेल चैम्बर्स। कुएं बने होते थे ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे वो साउथ के घर नहीं होते वैसे वाले घर इनके यहां पे पाए जाते थे। हाउसेस ईंटों के लकड़ियों के बने होते थे। हर घर में दरवाजा, खिड़की एंड वेंटिलेशन सिस्टम, हवा आने जाने का होता था। डोर्स एंड विंडो गली की तरफ खुलते थे, ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट, नॉट ऑन द मेन रोड्स। यानी हर घर का जो दरवाजा है, अगर यहां एक घर है तो उसकी खिड़की यहां नहीं होगी, उसकी खिड़की यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी, मेन रोड पे नहीं हो सकती भाई साहब, ठीक है। अब मान लो आप ही मेन रोड पे बैठे हो, कोई अंकल सब्जी बेचते तरफ बेटे क्या कर रहे, चोर वोर आ जाए क्या, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की बात करें, मॉन्यूमेंट रूप में क्या था, ग्रेट बात था, मैं आपको बता चुका हूं, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ग्रेनरीज की, ग्रेनरीज क्या था, ये वो जगह थी जहां पर आपके अनाज, ग्रेन्स रखे जाते थे। ऐसी ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा इस जगह पे थी। हालांकि हड़प्पा पे जो ग्रेनरीज थी, देयर वर 2 rows of 6 ग्रेनरी ईच। 6 ग्रेनरी थी, 1 ग्रेनरी, 2 ग्रेनरी, 3 ग्रेनरी, 4 ग्रेनरी, 5 ग्रेनरी, 6 ग्रेनरी, 1 2 3 4 5 6 ऐसी ग्रेनरीज के 2 रोज पाए गए। 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे 2 रो, मतलब कितने सारे स्टोर हाउस समय बनाए थे, 6 12 हो गए भाई साहब, अनाज को इकट्ठा करने के लिए। फ्लोर जो था वहां पे आपको एक ईंटों का वो मिलता था, फ्लोर जो होता था उस पर ईंट का खरंजे होते गांव में जो होते हैं,
अब इस ईंट का बनाने का क्या फायदा था, इस पे अनाज को लेकर से पटको तो अनाज जो गेहूं का पेड़ बाली जो होती है उसमें से गेहूं अलग हो जाता था। व्हीट एंड बार्ले को पीट पीट के ऐसे अलग करते थे। सो ग्रेन्स थे उस समय। सर इस बात का प्रूफ हमें कैसे मिला, इन ईंटों के बीच में जो मिट्टी का जो हिस्सा होता था जिसे ईंट चिपकी रहती थी उसमें हमें गेहूं के दाने मिले। तब हमें पता चला कि ग्रेनरी सिस्टम है। यहां पे दो बड़े बड़े रूम विच पॉसिबली अकोमोडेटेड लेबरर्स हैव आल्सो फाउंडेड हड़प्पा। दो बड़े बड़े कमरे, बैठने की जगह, लेटने की जगह। तो वहां गेहूं नहीं मिला तो वहां मान सकते हैं वहां लेबर जो है आराम करता होगा गेहूं बहु काम करने के बाद। द लोकेशन ऑफ हड़प्पा नियर द रिवर रावी सजेस्ट दैट फूड ग्रेन्स वर ब्रॉट टू दिस बाय बोट। हड़प्पा में अनाज कैसे पहुंचा, वहां आसपास खेत नहीं है पर उसके आसपास एक रिवर थी रावी। तो हमें मान सकते हैं कि भाई जो रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा था वो ऑब्वियसली वहां पे जो है बोट के थ्रू वहां पे अनाज को लाया जाता होगा, क्योंकि जिस जगह फार्म नहीं है, जिस जगह नाव है, जिस जगह पानी है तो नाव है तो आने जाने का रास्ता है, यानी कहीं से कुछ भी सामान को लाने ले जाने के लिए आसानी हो सकती थी। तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसको लगा लेता हूं, है ना। देश मेरा है, मैं देश का हूं और ये तिरंगा हर घर तिरंगा होना चाहिए। चलिए एक मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट। आई लव माई कंट्री। चलिए चलिए। सो जहां पे ग्रेनरी रखते थे वो एक ऊंची जगह पे बना होता था, क्यों? ताकि बाढ़ से वो खाना खराब ना हो जाए। ग्रेनरीज में वेंटिलेशन सिस्टम भी था। मान लीजिए ये स्टॉक हाउस है, यहाँ पे अनाज पड़ा हुआ है सारा, अब यहाँ पे हवा पास करने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे तो खाना सड़ नहीं जाएगा, इसीलिए रखा गया। आगे चलते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड दो तरीके से होता था, इंटरनल होता था एंड एक्सटर्नल होता था। इंटरनल ट्रेड जो होता था वो आप देखेंगे हड़प्पन्स कैरिड द कंसिडर्ड ट्रेड इन मेटल, स्टोन, इन सब में होता था, पूरा होता था। कुछ केसेस में आपको जो है इन सम केसेस कॉमन प्रोडक्ट जो है हर जगह पाए गए। इसी से तो हमको पता चला कि ट्रेड होता था। मान लीजिए आपके यहां भी पास्ता मिलता है, मेरे यहां भी पास्ता मिलता है, पर आपके यहां पास्ता दूर दूर तक उगता नहीं है, तो कैसे गया? मैंने भेजा, ट्रेड करके भेजा। हार्वर्ड डिड नॉट यूज मेटल मनी। हम पैसे का उस समय यूज नहीं था, ये 1-2 रुपए के सिक्के थोड़ी थे उस समय, केवल बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम क्या है? आपको चावल पसंद है, मुझे गेहूं पसंद है, मेरे पास गेहूं, आपके पास चावल है, आप मुझे चावल दो, मैं आपको गेहूं दूंगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, ये इंपॉर्टेंट एरिया थे जहां पर आपको मेटल का ट्रेड देखने को मिल जाता था। बहुत सारे टूल्स, वेपन्स, ये सब का ट्रेड होता था। चावल का भी यूज जो वो अच्छे खासे रूप में पंजाब में होता है, गुजरात में हो रहा है, तो भाई किसी जगह पे अगर नहीं हो रहा है, उन जगह पे पाया गया, इसका मतलब एक्सचेंज हुआ है। इंपोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात, गुजरात से चावल जो पंजाब भेजे जाते थे। यहां तक कि लोथल और सरकोटदा में आपको कॉटन का एक्सपोर्ट देखने को मिला, कॉटन जा रहा है वहां पे जाता था भाई। बालाकोट एंड चनुधाड़ो जो है बंगाल के लिए जाने जाते थे, एक नाम याद रख लो, चन्हुदाड़ो, चूड़िया, बंगाल। लोथल एंड चनुधाड़ो वर द सेंटर ऑफ बीड्स ऑल्सो। मोतियों की माला बनाई जाती थी, मोतियों की मालाएं बनाई जा रही, ऐसे ट्रेड पूरे उस समय जो है चलता था। गोल्ड वॉज ऑल्सो इंपोर्टेड कहां से? फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका एंड अफगानिस्तान, एंड कॉपर फ्रॉम राजस्थान, साउथ इंडिया, बलूचिस्तान एंड अरेबिया, एंड लेड फ्रॉम आइदर ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ये सब यहां से अलग अलग इलाकों में ट्रेड होते थे। कहां ट्रेड होते थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड होते थे। गोल्ड जो है वो साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, मतलब इधर से बहुत चला है, खासकर नॉर्थ कर्नाटका से ट्रेड होता था। तो भाई नापने के लिए वेट एंड मेजर, जब हम कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो तोलते भी तो हैं, नापते भी तो हैं, तो उस समय वेट भी थी। वेट जो थे दे वर यूज सेट ऑफ क्यूबिकल स्टोन वेट्स, क्यूबिकल शेप के पत्थरों के वेट यूज के। बट्टे नहीं होते थे पहले गांव में, वैसे बेसिक यूनिट जो थी वो 16 की थी। जैसे पहला अगर मान लो किसी बात 2.5 आधा किलो का बट्टा है तो उस समय 14 ग्राम के बराबर, आज का जो 14 ग्राम है वो उनका मिनिमम वेट था। लार्जर वेट 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 इंटू 112, इस तरीके से चलते थे। और जो छोटे थे वो 16 के फ्रेगमेंट थे। 16 फ्रेगमेंट मतलब जो 4, 8, 12, 16 इस तरीके से जो है मिनिमम वेट थे, मैक्सिमम जो है उनके मल्टीपल थे। ट्रांसपोर्ट भी उस समय था क्योंकि ऑब्वियसली था। कैसे प्रूफ मिला? और टेराकोटा से बनी हुई एक शिप का पता चला मैं लोथल से, जो कि पॉइंट कर रही थी कि उस समय शिप्स का यूज होता था। पहली बात है, मूर्खों की सी बात नहीं करनी है भैया, लोथल है,
ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है तो ऑब्वियसली बोट थी। सो बोट का उस समय यूज एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए किया जाता था। हिंदुस्तान में इंटरनली रिवर भी थी, वहां पर भी बोट्स का यूज हुआ है। इसके अलावा जब जमीन जहां आई तो वहां हमने बुलक कार्ट्स का यूज किया, क्योंकि हमको एक बुलक कार्ट की पिक्चर मिली थी। यानी बैलगाड़ी का भी यूज उस समय किया जाता था। जैसे ये जिसे हम क्या कहते हैं मॉडर्न इक्का यानी हॉर्स कार्ट कहते हैं, आगे आगे बैल लगा लेते थे, घोड़ा लगा लिया, इसका सामान रख के चल दिए एक जगह से दूसरी जगह। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो हमें बहुत सारे काम हड़प्पन सिविलाइजेशन में चिकनी मिट्टी के, टेराकोटा के, स्टोन के, बहुत सारे ऐसे हमें मोती, पत्थर, डिजाइन, प्लेटें, गमले, बड़े बड़े जार्स हमको देखने को मिले हैं। ये सब उस समय आर्ट एंड क्राफ्ट में होता था। वीविंग, बुनाई का काम भी होता था। हड़प्पा बोट भी बनाते थे, सील्स बनाना, टेराकोटा की इमेज बनाना, वीविंग का काम करना, ह्यूमन की शक्ल वाली फोटो बनाना, वो योगी बनाए ना, एनिमल्स की फोटो बनाना, चिड़ियाओं की फोटो बनाना, ये सब उस समय आर्ट एंड क्राफ्ट में आता था। ह्यूमन की जो पिक्चर है वो इस बात से बताती है कि भाई कितना मस्त काम किया, ये तो हम जानते हैं। जब जब उन्होंने ह्यूमन पिक्चर बनाई तो वो आभूषण, हैवी ऑर्नामेंट पहन के बनाते थे। जैसे राजा महाराजा पहने, मेरी मूर्ति बना ली और उसमें माला वाला पड़ा दी, ज्वेलरी बना दी, मुकुट वुकुट लगा दिया, इस तरीके से नहीं बनाते थे। और जो इंसानों की फोटो नहीं होती थी, इन एनिमेट चीज मतलब जिंदा चीजें जिनमें लिविंग नहीं होती, जैसे बैलगाड़ी बना दी, हल की फोटो बना दी, प्लव जानते हो ना, जैसे किसान खेत को जोतता है। जो सुनार होते थे, गोल्ड स्मिथ, दे मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर की ज्वेलरी बना रहे हैं, गोल्ड की ज्वेलरी से बनाते थे, बहुत सारे कीमती पत्थर की ज्वेलरी बनाते थे। सर कीमती पत्थर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? आज के देश में देखिए आप राशियां नहीं पहनते, लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं मोती जरूरी है। तो हड़प्पन ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, मोतियों की माला बनाना भी हड़प्पन के लोग अच्छे से जानते थे। ये मोतियों की माला, ये जार्स, देखिए डिजाइन कोई आसान है क्या उस समय करना? सोचो तो सही, कोई डाई नहीं, कोई मशीनरी नहीं, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं, और उस समय ऐसे काम किए जा रहे हैं। हड़प्पा जो है पोट्री का भी काम बहुत करते थे, और जो बर्तन बनाते वो काफी ग्लॉसी और शाइनी होते थे। बड़े बड़े घड़े, अर्थन, जमीन की मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े बर्तन, छोटे मोटे पोट्री प्लेटें, क्राफ्टेड ऑन द पोटर्स व्हील, वो जो पहिया होता था जिसपे बनाता है ना बेचारा, जो भैया पोट्रे वो नहीं बनाता बड़े से वो जो गमले और मटके बना देता है वैसा, उस पे फिर बहुत सारे डिजाइन ये लोग बनाते थे। बड़े बड़े जार्स होते थे जिनकी मुंह बहुत पतले होते थे, नैरो नेक्स, ऐसा छोटा सा मुंह और जार इतना बड़ा, इस तरीके से बनाते थे। एंड लाल पत्थर मतलब रेड पोर्ट्स बनाते, मटके नहीं थे लाल लाल जैसे दिखते वैसे बनाते थे, जिन पे काले रंग की डेकोरेशन करते थे, जो ये बताती है कि यार क्या कलाकार आदमी थे, मतलब उतना सारा आर्ट में काम करना। नेक्स्ट बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट में स्कल्पचर की। हड़प्पन के लोग बेहतरीन स्कल्पचर थे, मूर्तियां बहुत सही बना लेते थे। इन्होंने इंसान की, जानवर की कई सारी मूर्ति बनाई, बहुत ही डिटेल्ड एनाटॉमिकल डिटेल्स, मतलब एक दिन बारी बारीक चीजें बनाई हैं। द स्टैच्यूज वर मेड इन, पत्थर के बनाए, ब्रोंज के बनाए, टेराकोटा के बनाए। द बस्ट ऑफ ए बियर्डेड मैन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, ये पिक्चर जो आपको मिली है, ये इस बात का एग्जांपल है कि कितने आर्टिस्टिक लोग थे हड़प्पा वाले। इस मूर्ति को कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो ये काम करना जानते थे। ऐसी एक इमेज हमें टेराकोटा फिगरिन भी मिली थी, बहुत सारी फिगरिन मिली है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेराकोटा इज द मदर गॉडेस। हमें ये जो लाल पत्थर से बनी हुई मूर्ति होती है, जो लाल टाइप के आपको डिजाइनर जो पत्थर आपको दिखते हैं, वो टेराकोटा एक मिट्टी टाइप पदार्थ से बनकर बनता है। ऐसी एक इमेज मिली, वो इमेज थी मदर गॉडेस की। तो यानी कि यार ये मूर्तियां माताओं की भी बनाते थे। आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज प्रिविलेंट इन अ वाइडर स्केल। ब्रॉन्ज से बनने वाली मूर्तियां भी बहुत बनाई है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आपको याद है, ये मूर्तियां इन्होंने कैसे बनाई? एक प्रोसेस यूज करते जिसका नाम था स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वैक्स खो जाता था और मूर्ति बन जाती थी। यानी कि पहले देखो, मोम से एक ढांचा बनाया, वो ढांचे के ऊपर क्ले लगाई, समझ लो स्टेप, समझना बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपने सबसे पहले वैक्स का यूज किया, मान लो वैक्स से आपने ए बना दिया, ऐसे से जोड़ जोड़ के बना दिया। अब इसके ऊपर आपने क्या लगाई? क्ले लगा दी, इसके ऊपर आपने क्ले लगा दी, ठीक है। अब ये ए बन गया, क्ले लगा दी। उसके बाद इसको क्या किया? हीट किया, हीट नहीं, इसके अंदर एक लिक्विड मतलब गर्म मेटल करके डाल दिया, लिक्विड मेटल डाल दिया। अब जब लिक्विड मेटल जाएगा तो वो इस मोम के ऊपर, डिजाइन के ऊपर चला गया, इसमें जो मोम में स्पेस था वहां चला गया। अब क्या होगा? अब इस पूरे को हीट किया जाएगा। हीट करेंगे, ये जो है ये पक जाएगी मिट्टी, अंदर का मोम निकल जाएगा, लिक्विड वैक्स हो जाएगा, वैक्स निकल गया, जो अंदर मेटल है वो जम जाएगा, वो गर्म होके मेटल क्या हो गया? वो फिक्स हो गया। मेटल क्या हो गया? फिक्स हो गया। बाद में क्ले को तोड़ दो और बन गया।
ये है स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इस तरीके से चीजें तैयार की जाती हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो आपको समझा दिया। ब्रोंज डांसिंग स्टैचू गर्ल इसी तरीके से बनाई हुई थी जो मोहनजोदाड़ो में हमें मिली थी। ड्रेस की बात करें, इंसान मैन जो है, मर्द जो है वो धोती पहनता था, ऐसा फोटो हमको मिली। शॉल भी पहनता था क्योंकि हमको वो योगी की फोटो मिली थी। फेमस फिगर ऑफ मोहनजोदाड़ो जो प्रिस्ट की पूजा मिली थी जिसे हम योगी कह रहे हैं, वो पिक्चर इस बात को बताती है। वुमेन स्कर्ट पहनती थी एंड यूज द क्लॉक टू कवर आर्म्स एंड शोल्डर्स। यहां तक वो पूरे एकदम चूड़े होते हैं ना पहनने वाले, चूड़िया सी वो पहन लेते थे। हमें यहां पर सुई और धागा भी मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर धागे स्टिच भी किए जाते थे, स्टिच भी किए जाते थे। क्या खिलौने, कोई बच्चे भी तो होंगे उस जमाने में, बच्चे भी तो पैदा होते हैं ना यार, हर उसमें बच्चे रहे हैं, तो बच्चे पैदा होते, बच्चे कैसे खेलते थे या लोग कैसे खेलते थे? डाइस होता है ना, लूडो टाइप, वो खेलते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे, कई बार ड्रम बजा लेते थे। आयर लायर जो दिख रहा है आपको, ये बजा लेते थे। टॉयज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, फिगरिंग्स, क्राफ्ट, ये सब वो कहीं ना कहीं वो बनाते ही रहते थे, खिलौने वगैरह। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। आखिर इतना सब कुछ था इस सिविलाइजेशन में, तो ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गए? सबसे पहला कारण समझिए, फ्लड एंड अर्थक्वेक। कितना भी रिवर के ऊपर आप बना लीजिए, जब रिवर अपना रूप धारण आज कर रही है उत्तरकाशी में जैसा हो रहा है, तो आज तो मॉडर्न जमाना है, तब भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। जो हाउसेस एंड जो गलियां थी मोहनजोदाड़ो में, वहां पर हमको क्या मिला? गाद मिली, सिल्टी क्ले जो समुद्र से आती है। तो हमें पता चल गया कि यहां पर जो है फ्लड का वाटर कभी ना कभी आया, इसके घर और गलियां पे डूब गई। उसके बाद लोगों ने फिर से हिम्मत जुटाई और उन मिट्टी के ऊपर फिर से एक बार घर बना लिए। बिल्डिंग नीचे दब गई, उसके बाद मिट्टी आ गई, फिर से एक बार घर बना लिया। बट एक समय आया जब लोगों के पास अनाज नहीं था, लोगों के खेत खत्म हो गए, तो लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाए, दे कुड नॉट टेक इट एनी मोर, वो अब नहीं बर्दाश्त कर पाए। एंड सो द सेटलमेंट जो है, यहां के लोगों का जो रहन सहन था वो अबंडन्ड हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट इज इंक्रीज एरिडिटी, सूखापन। सतलुज एंड यमुना जो है उस समय घग्गर नदी जो इस सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो जैसी सिविलाइजेशन, हड़प्पा जैसे को पानी दे रही थी, सतलुज एंड यमुना, अचानक से धरती नीचे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुई, अर्थक्वेक वगैरह नीचे कुछ हुआ, जिसके बाद सतलुज नदी को जो है किसने कैप्चर कर लिया? इंदस नदी सतलुज नदी को रोक दी। सतलुज नदी का पानी घग्गर की तरफ जा रहा है, बीच में से इंदस ने उसको रोक दिया, एंड यमुना जो है वो कहीं ना कहीं जाके गंगा में मिल गई, जिसकी वजह से घग्गर में पानी खत्म हो गया, क्योंकि घग्गर को पानी सतलुज और यमुना से मिल रहा था। यमुना गई गंगा के पास, सतलुज को इंदस ने रोक लिया, घग्गर बेचारी सूखी रह गई। जब वो सूखी रह गई तो बोली अब मैं क्या करूंगी, अब इस इलाके को मैं पानी दे पाऊंगी। लोग बोले जब तू हमें पानी नहीं दे पाएगी तो हम यहां रहेंगे क्यों, इलाका छोड़ देते हैं। तो एक वजह ये भी रही, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इंदस वैली सिविलाइजेशन एक बेहतरीन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ब्रोंज का काफी यूज होता था, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के थ्रू काफी सारी इमेजेस बनाई जा रही थी। तो उस ब्रोंज को गर्म करके मोल्टन करने के लिए, लावा प्रोसेस को गर्म करने के लिए, अपने काम धाम को आगे चलाने के लिए तो हीट की जरूरत थी। उस समय कोई गैस चूल्हा या कोई प्रधानमंत्री कोई ऐसी योजना तो थी नहीं, तो ऐसे में बहुत सारे पेड़ों को काटो और आग जलाओ। जब बहुत सारे पेड़ कटने लगे तो ज्वेलरी बनने लगी, बहुत सारी इमेजेस बनने लगी, ये चीज तो डेवलप हो गई, बट कहीं ना कहीं जंगल कट गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब रिवर का अटैक, जानवरों का अटैक, क्लाइमेटिक टेम्परेचर बदल गया, लोगों ने इलाका ही छोड़ दिया। ठीक है, अटैक। एक हिस्टोरियन है मोर्टिमर, उनका कहना यह था मोहनजोदाड़ो में मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की बहुत सारी लाशें मिली, हड्डियां मिली, उनके घर से उनके स्केलेटन मिल रहे हैं। जिन घरों में लोग रहते थे उस समय उनके बीवी, बच्चे और वाइफ की स्केलेटन मिल रहे हैं, जैसे 13 मेल, कुछ फीमेल और एक बच्चे की। तो इस समय मान सकते हैं कि यहां पे अटैक हुआ था, जिस अटैक के कारण ये लोग यहां से छोड़कर चले गए थे। तो अब हम भी चले जाएंगे इसी तरीके से, हम पे भी अटैक होगा। किसका अटैक होगा? टाइम का अटैक होगा। टाइम बाउंड तैयारी इज द बेस्ट तैयारी। हमारा चैप्टर खत्म, हम पे अटैक। आज 15 अगस्त है, उम्मीद है कि आप लोग देश के लिए भी कुछ करेंगे, अपने घर वालों के लिए भी करेंगे, और कुछ काम अपने लिए भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, बेहतरीन से कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को इस टॉपिक में कौन सी ऐसी चीज थी जो पहले से पता थी, और कौन सी ऐसी चीज थी जो आज के चैप्टर से क्लियर होगी। और यह भी बताना बाद में मैराथन देखने के बाद
कि मैराथन में ज्यादा मजा आया कि इस इंडिविजुअल चैप्टर की सीरीज में ज्यादा मजा आया। ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड का एम सिर्फ एक ही है कि उन सभी बच्चों को कैटर करना जिनकी बुक में जो कुछ टॉपिक है वो सारे हम करा दे, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम जो टीचर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में क्रिएट कर रही हैं, कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ चीजों को ऐड करना, कुछ को पढ़ाना, कुछ को ना पढ़ाना, और हम भी कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं इन द वे ऑफ कि आईसीसी के प्रेस्क्राइब सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे बच्चों, इस समय आपका पेपर आईसीसी के अकॉर्डिंग होना है, ये बात सच है, बट पेपर स्कूल ने कराना है। तो हम उस प्रॉब्लम को आपकी प्रॉब्लम नहीं बनने देंगे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड की सीरीज है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। आज पहली क्लास थी, बताना जरूर कैसा लगा, मजा आया। उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक जिनके एग्जाम चल रहे हैं, जिनके एग्जाम हो रहे हैं, और मिलते हैं अपने से बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इसको देखें, भाई पता नहीं कौन सा समय होगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, कीप अर्निंग मार्क्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।